नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए बहुत ही शानदार जो कंटेंट है, हमारा जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू हो रही है। अब तक की सेशन में हमने आपको पूरा दिल्ली सल्तनत का स्ट्रक्चर कि दिल्ली क्या है, सल्तनत क्या है, सुल्तान क्या होते हैं, खलीफा क्या होते हैं, याद है, सब बता चुके हैं। इवन पांचों वंशों के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, कैसे उन्होंने रूल किया, कैसे वो हटाए गए, वो सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। इवन मुगल्स के बारे भी हमने चर्चा की थी। फिर हमने कहा था कि दिल्ली सल्तनत पे रूल करने वाला जो पहला वंश, इसका नाम है गुलाम वंश। इसी गुलाम वंश को हम मामलुक वंश के नाम से, इलबरी वंश के नाम से भी जानते हैं। वो सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। आज बात करनी है हमें किसके ऊपर? कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। शुरुआत करते कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। तो गुलाम वंश की सिर्फ नाम लिखेंगे और बाकी सब कुतुबुद्दीन ऐबक पे बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें गुलाम वंश के ऊपर, अगर हम बात करें गुलाम वंश के ऊपर, स्लेव डायनेस्टी के ऊपर, तो गुलाम वंश, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, जिसको हम मामलुक वंश कहते हैं, जिसको हम इलबरी वंश कहते हैं, बता चुके हैं आपको। इसका समय सीमा क्या है? इसका समय सीमा आपको देखिएगा, ठीक है, वो 1206 से शुरू होता है और 1290 तक जाता है। याद रखिएगा, गुलाम वंश का जो समय है वो 1206 से लेकर 1290 है। और इसमें जो आपको पहले शासक पढ़ने हैं, जो पहले शासक पढ़ने हैं, उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। नोट कर लीजिएगा, इनमें जो पहले शासक पढ़ने का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वो शासक हैं जिन्होंने करीबन 1206 से रूल करना शुरू किया था और 1210 तक केवल 5 साल का इनका रूल रहा है। 6 में गद्दी पर बैठे थे और ये 1210 में इनकी मौत हो गई थी। तो ये पूरी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है। मैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, है, तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैंने अपने जीवन का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते हैं क्या कहानी है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी शुरू होती है मोहम्मद गौरी की डेथ के साथ। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कहानी शुरू हो रही है, किसके साथ शुरू हो रही है? मोहम्मद गौरी की मौत के साथ। मोहम्मद गौरी की 1206 में मौत हो चुकी है और जब मोहम्मद गौरी की 1206 में मौत हो गई है तो चूंकि मोहम्मद गौरी का अपना कोई बेटा नहीं है, बात समझिएगा, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो रही है और जब 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो रही है तो उस समय मोहम्मद गौरी का अपना कोई बेटा नहीं है, अपनी कोई संतान नहीं है। और जो कि अपना कोई बेटा नहीं है, अपनी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मोहम्मद गौरी का जो नेफ्यू है, मीन्स भतीजा है, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का जो भतीजा है जिसका नाम है गयासुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नोट करिए अच्छे से आप लोग नाम, गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद जो है वो राजा बन जाता है, ठीक है, मतलब शासक बन जाता है। कहाँ पर? याद रखिएगा, अफगानिस्तान में जगह का नाम है गोर प्रदेश। याद रखिएगा, अफगानिस्तान में जगह का नाम क्या है? गोर प्रदेश। और इसी गोर प्रदेश में वो राजा बन जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी कहाँ रूल कर रहा था? अफगानिस्तान के गोर प्रदेश में रूल कर रहा था। इसीलिए जब मौत होती है मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी का अपना कोई बेटा नहीं है, इसीलिए उसका जो भतीजा है गयासुद्दीन महमूद, वो गद्दी पर जाकर बैठ जाता है। इधर गयासुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठता है तो गयासुद्दीन महमूद जो है वो किसी काम का नहीं है। मोहम्मद गौरी एक काबिल इंसान था, लेकिन गयासुद्दीन महमूद जो है बेकार आदमी, वीक रूलर है ना, वो चीज़ों को संभाल ही नहीं पा रहा है। और चूंकि ये वीक रूलर है, ये चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौरी के गुलाम अलग अलग क्षेत्र में थे, जैसे कि आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कहाँ कहाँ पॉइंट हैं। मोहम्मद गौरी के गुलाम जो हैं वो अलग अलग जगह पे पॉइंट थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ आपको कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है ना, ये बंगाल है और ये बिहार वाला क्षेत्र है। इस बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में आप जानते हो कि एक व्यक्ति पॉइंट था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। नाम याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार ये वही कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी है। याद करिए, ये वही कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी है जिसने किसको जला दिया था? जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसी विश्वविद्यालयों में आग लगाई थी। ये वही है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिसको बोला था मोहम्मद गौरी ने कि तुम बंगाल बिहार के एरिया को कंक्वेस्ट करो। तो उसी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बिहार के नालंदा और विक्रमशिला में आग लगाई थी और बंगाल से लेकर पूरे बिहार तक के एरिया पे कवर कर लिया था। बात समझ में आ रही है? फिर आप देखो तो लाहौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। लाहौर से लेकर दिल्ली तक का इलाका, लाहौर से लेकर दिल्ली तक का जो इलाका है, इस पूरे बेल्ट में, लाहौर से लेकर दिल्ली तक के इलाके में कौन था? इस पूरे इलाके में था
मोहम्मद गौरी का दूसरा गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप और देखो, एक और जगह मिलेगी पंजाब के अंदर, उसका नाम है मुल्तान। सुनते हैं ना मुल्तान के सुल्तान। ये मुल्तान साइड जो है एक और आपको गुलाम मिलेगा मोहम्मद गौरी का, उसका नाम था कुबाचा। क्या नाम था? कुबाचा। नोट करिए, क्या नाम है? कुबाचा। कुबाचा हुआ करता था। और थोड़ा सा और आगे पढ़िएगा, लाहौर के आगे अफगानिस्तान में, तो आपको एक जगह मिलेगी गजनी। क्या नाम मिलेगी? गजनी, है ना? गजनी, गजनवी है, याद रखिए गजनी है। और यहाँ पे कौन था? यहाँ पे था यलदौज। क्या नाम था? यलदौज। प्लीज याद रखिएगा, नाम क्या है? यलदौज है, YALDUZ। तो गयासुद्दीन जो है, या गयासुद्दीन महमूद जो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं पा रहा है, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो मोहम्मद गौरी के गुलाम जो थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में जो अपॉइंटेड थे, उन्होंने स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्वतंत्र हो गए, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना शुरू कर दिया। बोला कि जब भी गयासुद्दीन महमूद कोई बात बोलता तो उसको निगलेक्ट कर देते थे, मानते ही नहीं थे, अपनी मर्जी का करते थे, कभी कभी मान लेते थे। धीमे 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 वो सब स्वतंत्र हो गए। गयासुद्दीन महमूद कुछ कर ही नहीं पा रहा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसीलिए जब मोहम्मद गौरी की मौत होती है तो एक तरह से कह सकते हो कि ये सब क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे, अपने अपने इलाकों में रूल कर रहे थे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कौन कहाँ बैठा हुआ है? ठीक है, स्पष्ट है ये बात। इसी बीच में क्या हुआ कि जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई तो उसी मोहम्मद गौरी की मौत के बाद थोड़े समय के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की भी मौत हो गई। करीबन 1206 में ही कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की भी डेथ हो चुकी थी। और जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की डेथ हो गई, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की जो कि डेथ हो चुकी थी, इसीलिए बंगाल और बिहार से कुतुबुद्दीन ऐबक को कोई डर नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक को पता था कि अब बंगाल से और बिहार से कोई भी आक्रमण होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसे पता चल गया था कि बंगाल बिहार जो है वो हमारा सिक्योर हो गया, उधर से कोई आक्रमण होगा नहीं। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की डेथ हो चुकी है, जो नया आदमी है वो हमारे फेवर में है, कोई टेंशन की बात नहीं है, है ना? इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये जो गजनी में बैठा इल्दौज है ना, ये बहुत बदतमीज आदमी है। ये सोच रहा है कि हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को मार देंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक को मार के दिल्ली वाला जो सिंहासन है वो हम पा लेंगे। इसी का परिणाम ये हुआ कि जो यलदौज है, गजनी में बैठा हुआ है, इसने जो है आगरा और लाहौर और दिल्ली की तरफ आक्रमण कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को समझ में आ गया तो बहुत महत्वाकांक्षी आदमी तो हम पर आक्रमण कर रहा है। परिणाम क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी जवाब दिया। दोनों के बीच में लंबा संघर्ष चला। लेकिन जब दोनों के बीच में लंबा संघर्ष चला तो कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई परिणाम नहीं आया। याद रखिएगा कि दोनों के बीच में जब लंबा संघर्ष चला तो कोई परिणाम निकल कर नहीं आया। कुतुबुद्दीन ऐबक को समझ में आ गया कि संघर्ष का कोई मतलब नहीं बनता। बात को समझिएगा, ये दोनों को, कुतुबुद्दीन ऐबक को समझ में आ गया था कि जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। अगर हम संघर्ष आपस में ही करते रहेंगे, इल्दौज पता चला कुतुबुद्दीन ऐबक पे आक्रमण कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्दौज पे आक्रमण कर रहे हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा? दोनों के फंड्स खत्म हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो दोनों के फंड्स खत्म हो जाएंगे, और अगर फंड्स खत्म हो जाएंगे तो मिलिट्री कमजोर हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो जाएगा, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, फंड्स कमजोर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो एक सबसे बड़ी समस्या जो इन सबका इंतजार कर रही है वो है राजपूत इन्हें खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। इसीलिए इन्हें पता चल गया था कि इनकी आपसी लड़ाई राजपूतों के लिए फायदे का विषय है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ स्टेप्स उठाए ताकि आपस में लड़ाई ना हो और हम सब मिलके राजपूतों के खिलाफ लड़ सकें। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या काम किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2-3 स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण लिए। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को करीबन 1208 में गयासुद्दीन जो महमूद है ना, मोहम्मद गौरी का भतीजा, उस गयासुद्दीन महमूद ने आजाद कर दिया था। बोला तुम आज से आजाद हो, तुम आज से किसी प्रकार के गुलाम नहीं हो। कुतुबुद्दीन ऐबक को आजाद कर दिया, इसको स्लेवरी से मुक्त कर दिया। इसके बावजूद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। He never adopt the title of सुल्तान। इसने कभी अपने को सुल्तान कहा ही नहीं। इसको पता था जिस समय मैं सुल्तान खुद को बोलूंगा वैसे ही सब आपस में लड़ने मरने फिरेंगे, इसीलिए क्योंकि जय सुल्तान बोलूंगा
इल्दौस बौखला जाएगा, कुबाचा बौखला जाएगा, वो सब हम पर आक्रमण कर देंगे और आपसी लड़ाई हमारे लिए खतरनाक है। इसीलिए मरते दम तक उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं बोला है। ही नेवर एडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही चीज हमने प्राचीन काल में देखी थी पुष्यमित्र शुंग के साथ। पुष्यमित्र शुंग नेवर एडॉप्ट द टाइटल ऑफ किंग, है ना? बात समझ में आ रही है? ताकि अनावश्यक संघर्ष क्यों करें हम लोग, इसीलिए इसने कभी भी सुल्तान की टाइटल नहीं ली। दूसरी बड़ी बात आपको जो याद रखनी चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, वो ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन सबको शांत करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिए थे। क्या बनाए थे? मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिए थे, वैवाहिक संबंध बना लिए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी की बहन से शादी कर ली, किसी को जो है अपनी बहन से शादी करवा दी, किसी से जो है अपनी बेटी की शादी करवा दी, तो मैट्रिमोनियल अलायंस बना दिए। इल्दौस, कुबाचा, एक और मिलेगा इल्तुतमिश, उन सबको अपना रिश्तेदार बना लिया ताकि संघर्ष को कम किया जा सके। देखिए, संघर्ष खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है, और इसी बात का फायदा उठाकर इसने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया और मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने के बाद मामले को शांत करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी इसके मन में था कि इल्दौस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, और अगर इल्दौस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है तो वो आज नहीं तो कल हम पर आक्रमण करेगा। और अगर वो हम पर आक्रमण करेगा, ठीक है, इल्दौस, तो हमें राजधानी जो है अभी दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर बनानी चाहिए, क्योंकि लाहौर से जो गजनी है वो पास पड़ता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि जो लाहौर है वो गजनी से काफी पास पड़ता है, कि अगर इल्दौस ने कुछ भी किया तो लाहौर में बैठ के इल्दौस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है? इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो दिल्ली नहीं है बल्कि वो क्या है? वो याद रखिएगा गजनी है। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है दिल्ली नहीं है बल्कि वो लाहौर है, ताकि इल्दौस जैसे लोगों को और कुबाचा को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। ये पूरी इसकी राजनीति है, ये राजनीतिक जीवन है, इसका याद रखिएगा। इन सब घटनाओं के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को याद किया जाता है अपने कुछ निर्माण कार्य के लिए। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब पढ़िएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के अंदर, अगर आप कभी जाइएगा राजस्थान में, तो राजस्थान में जगह का नाम है अजमेर, ठीक है? राजस्थान में क्या है? राजस्थान में जगह का नाम है अजमेर। फिर से लिखिए, क्या नाम है? अजमेर, ठीक है। यहाँ पे एक पुष्कर मेला लगता है ना, शायद आई थिंक पुष्कर मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर जगह है अजमेर। ये महाराज पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी अजमेर, है ना। और इसी अजमेर पे दिल्ली के सुल्तानों का कब्जा हो चुका था, मोहम्मद गौरी कब्जा हो चुका था, ठीक है। कहा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सीरिया पे कंट्रोल किया था अजमेर के ऊपर, तो यहाँ पर एक संस्कृत का स्कूल था। उस संस्कृत के स्कूल को तोड़वाया गया था और संस्कृत के स्कूल को तोड़वा कर ये जो आप देख पा रही हो मस्जिद है, ये मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम पता है क्या? इस मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या नाम है? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो याद रखिएगा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? याद रखिएगा, पहली बात तो ये है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो एक मॉस्क्यू है। मॉस्क्यू मतलब क्या होता है? ये मस्जिद है जो कि संस्कृत के विद्यालय को तोड़ के बनाई गई है, यही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, इसीलिए भारत में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को लेकर बहुत गड़बड़ रहता है कि तोड़ने की क्या आवश्यकता थी, है ना। बस यही थोड़ा सा इतिहास में विवाद है। अब क्या बताएं, इतिहास पढ़ाना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन क्या बताएं, कुछ भी बोल सकते हैं नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। इतिहास मार्मिक है, इतिहास हमसे वो गलतियां दोबारा ना हो इसलिए इतिहास पढ़ी जाती है, ठीक है। चलिए सर, किसी के भी धार्मिक बिलीफ पे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश मत करिए, जीवन में कभी भी नहीं। आगे चलते हैं मित्रों। तो मैंने क्या बोला कि 2.5 दिन का झोपड़ा है, एक संस्कृत का विद्यालय था, उसको तोड़ के बनवाया गया, एक सुंदर सी मस्जिद है। अब सवाल उठता है कि इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा? देखिए, इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा, इसके 2 बड़े कारण हैं, 2 बड़ी कहानियां हैं, 2 बड़े कारण हैं। वो ये हैं, कहा जाता है कि यहाँ पे 2.5 दिन का मेला लगता था, है ना। 2.5 दिन का चूंकि यहाँ पर मेला लगता था, इसीलिए इसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। होता क्या है सर कि जब भी कोई मेला लगता है तो वो वैसे मान लो 3 दिन का लगा, तो 3 दिन में जो पहला दिन होता है ना, उसका आधा दिन वेस्ट हो जाता है, और जब आधा दिन वेस्ट हो जाता है तो कितना बचा? 2.5 दिन, है ना। और जब भी कोई मेला लगेगा तो जो बाहर से आएंगे वो झोपड़ा बना के रहेंगे, इसीलिए 2.5 दिन का झोपड़ा उस मेले का नाम था। उसी मेले के नाम पर इसका रख दिया गया नाम 2.5 दिन का झोपड़ा, पहला।
दूसरा आपको जो याद रखना 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसका जो बेस है वो 2.5 दिन में बनके तैयार हो गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अलग अलग कहानियां हैं, पर जो भी हो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद है, अजमेर में है, जिसका कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके अलावा जो अगला कंस्ट्रक्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो याद रखना है आपको, वो है आपका कुतुब मीनार। याद रखिए कुतुब मीनार देख पा रहे हैं। कुतुब मीनार की अगर बात की जाएगी तो कुतुब मीनार आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? सर कुतुब मीनार आपको देखने को मिल रहा है दिल्ली में। याद रखिएगा कुतुब मीनार कहाँ देखने को मिल रहा है? दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार की बात की जाए तो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य है, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य है, वो शुरू किसने करवाया था? ये बात ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य है, वो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो पिलर है ना, ये जो पिलर वाला बेस है, ये वाला जो बेस है, इस पिलर को बनवा दिया था। और इस पिलर को बनवाने के बाद इसकी डेथ हो गई थी। याद रखिएगा कुतुब मीनार जो है, जो दिल्ली में है, उसका कंस्ट्रक्शन किसने शुरू करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वो पिलर बनवाने के बाद, इसका जो पिलर है वो बनवाने के बाद इसकी डेथ हो गई थी। कैसे डेथ हुई थी इसकी? याद रखिएगा। हुआ क्या था कि ये कहानी है 1210 की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक बार 1210 में चौगान खेल रहे थे। ये चौगान क्या होता है सर? चौगान का मतलब होता है हॉर्स पोलो। जब हॉर्स पे बैठ के आप पोलो खेलते हो, हॉर्स पे बैठ के पोलो खेलते हो, उसको बोलते हैं हॉर्स पोलो। क्या बोलते हैं? हॉर्स पोलो बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब हॉर्स पे बैठ के पोलो खेलोगे तो क्या बोलेंगे? हॉर्स पोलो बोलेंगे। जब ये हॉर्स पोलो खेल रहा था तो हॉर्स पोलो खेलते समय ये घोड़े पर से नीचे गिर गया, और जैसे ही घोड़े पर से नीचे गिरा सीधे कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। इस तरीके से घोड़े से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब हॉर्स पोलो खेलते समय मौत हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक गद्दी पर बैठा उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। नाम नोट कर लीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण राजा का नाम क्या? इल्तुतमिश। महत्वपूर्ण बोला है, अगला राजा नहीं बोला है। अगला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह होगा, उसके बाद इल्तुतमिश होगा, लेकिन अगला महत्वपूर्ण राजा कौन था? इल्तुतमिश। ये कौन इल्तुतमिश? रजिया सुल्तान के फादर, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यही है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। बात समझ में आ रही है? इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा करवाया है। तो पहला सवाल क्या बनता है? पहला सवाल ये बनता है कि कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। उसके बाद में इसको पूरा किसने करवाया था? मतलब शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। आगे जाके जब भारत में तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी, कौन सी डायनेस्टी? तुगलक। जब भारत में तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी तो तुगलक डायनेस्टी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि जब फिरोज शाह तुगलक, ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक के समय में जो चौथी वाली इमारत आप देख पा रहे हो उस पर बिजली गिर गई थी, और जब बिजली गिर गई तो ये वाला हिस्सा टूट गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिपेयर करवाया, और रिपेयर करवाने के बाद इसमें 1-2 मंजिलें और जुड़वा दी। इसीलिए कहा जाता है कि जो आज आप कुतुब मीनार देख रहे हो वो किसकी देन है? वो देन किसी और की नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक की है। तो कुतुब मीनार के निर्माण में 3 राजाओं का नाम याद रखिएगा। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक का नाम। अगर इसके अलावा कोई नाम मिल जाए तो घबराइएगा नहीं। कोई इमारत है, अगर बहुत बड़ी इमारत है तो क्या उसका समय समय पर देख रेख करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो समय समय पे देख रेख होती रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसने शुरू करवाया, किसने पूरा करवाया, किसने उसको रिपेयर करवा के उसको और आधुनिक रूप दिया है, सारे नाम याद रखिएगा। अगला, कुतुब मीनार की अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार वास्तव में है क्या? इस पे लेकर बहुत विवाद है। कुतुब मीनार के बारे में कहते हैं कि वास्तव में कुतुब मीनार जो है भारत में इस्लाम की फतह का प्रतीक है, कि भारत में इस्लाम की विजय हुई है ना। याद रखिएगा कि भारत में चूंकि इस्लाम की विजय हुई इसीलिए इस्लाम की फतेह का प्रतीक है। नोट कर लीजिएगा। कहा जाता है कि इस्लाम की चूंकि भारत में विजय हुई तो इस्लाम की फतेह इस्लाम की फतेह का प्रतीक है ये, ठीक है। और कुछ लोग इससे सहमत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कहानी नहीं है, इस्लाम की फतेह का प्रतीक नहीं है। एक बहुत बड़े सूफी संत थे, आप जानते हो सूफी कौन होते हैं और संत क्या होता है? सूफी संत, देखो इस्लाम में बहुत सारी कट्टरता थी,
हर धर्म में होती है, वैसे इस्लाम में भी थी। इस्लाम में चूंकि बहुत सारी कट्टरता थी, तो उन कट्टरता के विरुद्ध इस्लाम के अंदर जो लोग खड़े हुए उन्हें कहा गया सूफी। सूफी मतलब होता है साफ, सूफी मतलब होता है पवित्र, जिन्होंने इस्लाम को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके जो कह सकते हो कि कठोर नियम थे उसको आसान बनाने की कोशिश की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पर चर्चा करेंगे, अलग से हम चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था, अच्छा आपने नाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में आने वाले पहले सूफी संत जिनकी दरगाह अजमेर में, जिन्हें अजमेर शरीफ कहते हैं, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अजमेर शरीफ है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब उद्दीन बख्तियार, खिलजी नहीं, काकी, बख्तियार काकी। काकी का मतलब होता है रोटी। काकी का मतलब क्या होता है? रोटी। कहा जाता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो लोगों को रोटी दान में देते थे। संत आदमी हैं, रोटी देते थे, जो होता था खाने को दे देते था लोगों को, इसलिए रोटी दान में देते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए कहा जाता है कि उनके सम्मान में बनवाया गया। पर जो भी हो, ये स्पष्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही किया गया है। और अगर पूछे किसके सम्मान में बनवाया गया तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाया गया है। अब इस पे एक और विचार है, एक कंट्रोवर्सी और एक और विचार है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये दिल्ली में जैन मंदिर को तोड़ के बनवाया गया था। मैंने हमेशा बोला है कि यही समस्या थी कि जब बाहर से लोग आ रहे थे तो उन्होंने भारत के मंदिरों को निशाना बना दिया। अब मंदिर को निशाना के पीछे बनाने के पीछे उनके आर्थिक और राजनीतिक कारक रहे, लेकिन लोगों के धार्मिक विश्वास टूटना शुरू हो गए। और चूंकि लोगों के धार्मिक विश्वास टूटना शुरू हो गए तो लोगों का उन लोगों से कोई बहुत अच्छे संबंध तो होंगे नहीं। हम आपके धार्मिक विश्वास पे अगर चोट पहुंचाना शुरू कर दें, आपके धार्मिक प्रतीकों पे अगर हम चोट पहुंचाना शुरू कर दें तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसीलिए दिल्ली के सुल्तानों को बहुत सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन इस बात को मुगल्स ने बहुत अच्छे समझ लिया था कि अनावश्यक इंटरफेरेंस नहीं करना है, अनावश्यक नहीं। इसीलिए मुगल्स ने काफ़ी लंबे समय तक रूल किया। जनता को अपने पक्ष में करिए, जनता के हितों को जल्दी निगलेक्ट मत करिए। रिलीजन को जितना हो सके दूर रखिए, रिलीजन के टच करने की कोशिश मत करिए। रिलीजन बहुत सेंसिटिव मामला होता है, दूर रखिए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखिए, मैं आपको टीचर के तौर पर समझा रहा हूँ, मेरा कोई धर्म वर्म नहीं है। मतलब मैं जब क्लास में खड़ा हो रहा हूँ ना, इस स्टैंड के ऊपर, इस बोर्ड के सामने, तो मैं केवल एक इंसान हूँ, एक इतिहास का टीचर हूँ जो इतिहास को ही समझाने के लिए आया हूँ। बस मुझे ना कोई रिलीजन दिखता है, ना मुझे कोई कास्ट दिखती है। इस जगह खड़े होने के बाद मुझे सिर्फ इंसानियत दिखती है और इतिहास दिखता है। सेंसिटिव मामला, इसलिए मैंने आपको हल्की सी बारीकी बताई और आपको स्टैंड कैसा लेना चाहिए मैं बताया। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे बताता हूँ। बाकी आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, आप जैसा उसे समझें। अंतिम बात, कुतुब मीनार की अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार को लेकर सारे सवाल हैं। कुतुब मीनार इंस्पायर कहाँ से है? आज तक ये सवाल आया नहीं है, अब आएगा। कुतुब मीनार इंस्पायर कहाँ से है? तो इसको एक बीच और देखिएगा, ये है। देखिए, कुतुब मीनार की अगर बात की जाए तो ये अफगानिस्तान में जगह का नाम है गोर प्रदेश, है ना, याद रखिएगा, वही जहाँ मोहम्मद गौरी रूल कर रहा था। अफगानिस्तान में जगह का नाम है गोर प्रदेश, और उसी गोर प्रदेश में ये इमारत खड़ी हुई है ना। इसे कहते हैं मिनारेट्स ऑफ जाम। मिनारेट्स लिखिए, MINARTES, मिनारेट्स ऑफ जाम, JAM, जाम। मिनारेट्स ऑफ जाम की बात करें तो कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो 12th सेंचुरी में हुआ था। और कहा जाता है कि कुतुब मीनार जो है वो इसी अफगानिस्तान के गोर प्रदेश में स्थित मिनारेट्स ऑफ जाम से इंस्पायर्ड है। और कहा यह जा रहा है कि ये इमारत अब गिरने लगी है। ठीक है, ये खूबसूरत सी इमारत अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगी। ये इमारत अब गिरने लगी क्योंकि इसकी देखरेख नहीं हो रही है। कुतुब मीनार की देखरेख हो रही, भारत सरकार देखरेख करती, लेकिन इसकी देखरेख नहीं हो रही, इसलिए ये इमारत आने वाले समय में हो सकता है गिर जाए। बात स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है? मैं आपको हर चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं हर चीज़ को जाने, समझे, कनेक्ट करें, तभी तो आप चीज़ें कर पाओगे। दोस्तों आगे चलते हैं। इसी बीच में अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अब दो चीज़ें याद रखिएगा। पहला, अगर आप कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करोगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ टाइटल्स मिली हैं और इनके कोटियर थे। टाइटल्स की अगर बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कहते हैं, याद रखिएगा, हातिम सेकंड कहते हैं। हातिम, आप जानते हो हातिम कौन है?
एक आपको पढ़ाया था मैंने, यमन, आपने सुना होगा यमन का शहजादा हातिम। हातिम याद है, बचपन में देखा था हातिम हम लोग ने, हातिम, होबो, जैस्मिन, है ना, वही यमन का शहजादा हातिम। हातिम वो नेकी का परिंदा था या व्यक्ति था जो दूसरों की भलाई के लिए अपना नुकसान करता था। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो कैरेक्टर है वो हातिम के जैसा है, इसलिए हातिम सेकंड कहते हैं इसको। दूसरा, ये लाखों रुपए की बख्शीश देता था, कोई भी मदद मांगने आता था उसको मना नहीं करता था, क्योंकि लाखों रुपए की बख्शीश देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहते हैं। और कहा जाता है कुरान को बहुत अच्छे से पढ़ लेता था, ये कुरान को बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ लेता था, कुरान को बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ लेता था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कुरान खां भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, हातिम सेकंड भी कहते हैं, लाख बख्श भी कहते हैं और कुरान खान भी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अंतिम बात जो आपको याद रखनी चाहिए, अंतिम बात मेरे दोस्तों आपको जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि जो हातिम है ना, ये जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था हसन निज़ामी। लिखो हसन, फिर लिखो निज़ामी, हसन निज़ामी। हसन निज़ामी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब लिखी है ताजुल मासिर। याद रखिएगा, हसन निज़ामी वो व्यक्ति है जिन्होंने किताब लिखी है ताजुल मासिर। और याद रखिएगा, हसन निज़ामी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोटियर है, जिन्होंने किताब लिखी है ताजुल मासिर। याद रखिएगा, ताजुल मासिर जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली हिस्टोरिकल बुक है, पहली ऐतिहासिक किताब है ताजुल मासिर। याद रखिएगा, ताजुल मासिर जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली किताब है। कैसे, क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, उसी का कोटियर है, 5 साल शासन किया, इसीलिए इसकी इस पूरे दौर की पहली महत्वपूर्ण किताब है ताजुल मासिर। ठीक है, और ये सारे काम करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान खिलते समय मौत हो गई थी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, इसका नाम था आराम शाह। क्या नाम है? आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो है वो ज्यादा रूल नहीं कर पाया और 1210 से लेकर 1211, और कुछ लोग कहते हैं कि 1210 में बैठा और 1210 में ही हटा दिया गया। और हटाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। तब इल्तुतमिश कौन था, उसने क्या किया, उसके बारे में क्या क्या हुआ, बात करेंगे अगली वीडियो में, है ना। एक सेपरेट टॉपिक है, वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन अभी बात नहीं हो सकती। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। वीडियो को 1-2 बार चला के देख लीजिएगा, ताकि कुछ टॉपिक मिस हो गया हो तो फिर से करिएगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़िए। ठीक है, अपने दोस्तों को हिस्ट्री शाला ऐप के बारे में ज़रूर बताइएगा। आप एप्लीकेशन पे क्लास कर ही रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा हर क्लास की तरह मैं जो बोलता हूँ आपको। ठीक है, आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बेहद कीमती है। कहते नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी सपोर्ट करोगे, जो कि करते हुए आए हो, है ना, चीज़ें यात्रा बहुत आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक। इसके नोट्स हिंदी इंग्लिश में ग्रुप में, मतलब आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। थैंक यू।